सारी समस्त टीम है और इस कार्यक्रम को जिन्होंने एक सोच दी है, उन सभी का मैं हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। अंकिता भंडारी का जो ये मुद्दा है, आज 3 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन ये हर किसी के कानों में गूंज रहा है, लेकिन हमारी बहरी सरकार के कानों में अभी तक नहीं गूंज रहा है। उनके लिए सिर्फ एक ऐसा कार्यक्रम था कि कार्यक्रम हो गया, उसके बाद ये 3 साल भी चले गए, 1 साल और जाएगा, फिर सत्ता की सोच रहे हैं, फिर अपने जो छुटभैया नेताओं को, अपने सदस्यों को बनाने में लग गए। उनके लिए कोई ये मामला, उनके लिए कुछ भी नहीं है। उनको किसी बेटी से कोई मतलब नहीं है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की नारा देने वाली सरकार आज बेटियों पे जो शोषण कर रही है, बेटियों के साथ जो अपराध हो रहे हैं, मातृशक्ति का जो अपराध, मातृशक्ति के साथ जो उनकी अस्मिता को लूटा जा रहा है, औरों की अस्मिता तो वो लूट ही रहे हैं, लेकिन जो अपनी पार्टी की ही जो उनकी महिला है वो अपनी अस्मिता को लूट रही है, टिकट लेती है उस पार्टी से और फिर विधायक बनती है। तो धिक्कार हो ऐसी मातृशक्ति के लिए भी कि जो ऐसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, ऐसी पार्टी से जो महिलाएं जुड़ी हुई है, धिक्कार हो उनके लिए और उनके हस्बैंड लोगों के लिए भी जो नामर्द बने हुए हैं और अपनी मातृशक्ति को अपनी मातृशक्ति को उनके आगे परोस रहे हैं। और वो ऐसी मातृशक्ति है कि जो अपनी बेटियों को तक उन नेताओं को परोस रही है। तो ऐसी मातृशक्ति इस धरती पे कलंक है। और जिस मातृशक्ति ने ये राज्य बनाया था, उनके लिए मैं आज भी नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ उस आंदोलनकारी मातृशक्ति को। उन शहीदों को हम प्रणाम करते हैं कि जिन्होंने ये राज्य बनाया था, और इस मातृशक्ति का हम धिक्कार करते हैं कि जो मातृशक्ति आज भी उन भ्रष्टाचारी, बलात्कारी और शोषण करने वाले नेताओं की आवाज बनते हैं, उनका सहयोग करते हैं, उनके सामने हम सर्वप्रथम जो अंकिता भंडारी का जो मुद्दा था, आप सभी को पता होगा कि इसमें जो महिलाओं के नाम पे जो एक कलंक है, रेणु बिष्ट जो यमकेश्वर विधानसभा की विधायक रही है, उन्होंने सर्वप्रथम जो जितनी जल्दबाजी उस वनांतरा रिजॉर्ट के उस कमरे पे बुलडोजर चलाने में जो उन्होंने इतनी जल्दबाजी की, तो सवाल तो वहीं से पैदा हो गया था कि उस कमरे को क्यों तोड़ा गया। किसी घर में आपने देखा होगा कहीं पे कहीं घटनाएं हो जाती, घर में सुसाइड हो जाते हैं, समाज में सुसाइड हो जाते हैं, क्यों आप उस घर के कमरे को थोड़ी तोड़ा जाता है, या उस घर में उस समाज को थोड़ी तोड़ा जाता है। यदि वो कमरा तोड़ा गया तो उसमें हो सकता है अंकिता भंडारी का अपना घर का भी वीआईपी हो सकता है, क्योंकि उनको इतनी जल्दी नहीं। तो महिला के नाम पे कलंक है ऐसी मातृशक्ति, और ऐसी मातृशक्ति का विरोध होना चाहिए, खुल के विरोध होना चाहिए और समस्त मातृशक्ति को विरोध करना चाहिए कि उसको तो वो कलंक नहीं होती तो उसकी बेटी के बराबर बेटी थी, उसने क्यों जल्दीबाजी मचाई उसको तोड़ने के लिए। चाहे उसके लिए कितने भी ऑर्डर आ गए थे, यदि वास्तव में अपनी ताकत से विधायक बनी होती तो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, नहीं करती वो। लेकिन जो पैसों के बल पे दूसरे के नाम पे यहाँ पे सत्ता का सुख भोग रहे हैं, उनके लिए तो जो रिमोट कंट्रोल ऊपर से चलेगा, जहां उनका बटन दबेगा वही काम करते हो। लेकिन हमें उनका सख्त और विरोध करना चाहिए। अंकिता भंडारी की जो न्याय की मांग है, लगातार हमारे सारे सर्व समाज उसकी कर रहे हैं, स्थानीय समाज कर रहा है, लेकिन जो सत्ताधारी पार्टी है वो जब हम लोग इसकी आवाज उठाते हैं, उनके साथी उनके लोग कहते हैं कि इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं, यही मुद्दा है। वो चाहते हैं कि इसकी आवाज ही दब जाए, इसको कोई बोले ही ना आगे। उनके लिए तो मुद्दे और मुद्दे हैं। उनके लिए है कि कभी कांग्रेस का वो फूंक दो, पुतला फूंक दो, कभी दूसरे क्षेत्रीय दल का फूंक दो, कभी किसी का फूंक दो। और उनकी महिलाएं यदि उनकी उस भ्रष्टाचारी बलात्कारी सरकार के खिलाफ कुछ बोल दे, वो सड़कों पे आ जाएगी। लेकिन आज इस श्रीनगर विधानसभा के बिल्कुल 6 किलोमीटर दूर की वो अंकिता भंडारी है, आज कहाँ है वो महिलाएं? जबकि एक बेटा करे इनकी बेटियों के साथ ऐसा हो जाए। हम लोग देहरादून से यहाँ पे पहुंचे हैं, मैं राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष हूँ, हमारी समस्त टीम आ रखी है। और यदि हम वहां से आ सकते हैं तो हमारे क्षेत्रीय जनता को तो आना चाहिए। 6 किलोमीटर दूर है अंकिता भंडारी का गाँव, यहाँ से कोई ज्यादा दूर नहीं है। हमारे बच्चों के साथ पढ़ती थी, हम लोग पौड़ी में थे तब, हमें पता है। लेकिन आज कहाँ है वो महिलाएं? अभी इनको ढोल दमाव पे थिरकने के लिए कहा जाएगा, या अभी इनकी सत्ताधारी पार्टी अभी थिरकने के लिए कह देगी, दाल भात खाने के लिए बोल देंगे, और कहीं पे बैंड बाजों में नाचने के लिए उसके लिए सभी लोग कहेंगे। लेकिन यदि आवाज की, भ्रष्टाचार की, बेरोजगारी की, नशे की और हिंसा की कोई बात करे तो इनकी आवाज बिल्कुल इनको साफ सुन जाता है, इनकी आवाज ही नहीं आती। तो इस
इसलिए इन सब की आवाज हम स्थानीय जनता को बनना पड़ेगा। हमें भीड़ नहीं समाज बनना पड़ेगा। भीड़ का हिस्सा जैसे बन ही रहे दूसरे के नाम पे, यहाँ पे भीड़ के फलाने के नाम पे यहाँ पे बहुत भीड़ हो जाती है। हमें वो भीड़ नहीं बननी, एक समाज के लिए खड़े होने वाली समाज बनना है हमें भीड़ नहीं बनना। उत्तराखंड को देश को बर्बाद कर दिया भीड़ ने, अंधभक्तों ने भी उस अंधभक्ति में नहीं जाना है। हम उस कमलेश्वर बाबा की धरती पे हैं या उस धारी देवी की धरती पे हैं जहाँ हमें खुद 9 रूपों में मातृ शक्ति है और भगवान कमलेश्वर की तीसरी आंख ये भाई लोग हमारे सारी जनता है। तो हमें ऐसी बनना है कि भगवान शंकर की तीसरी आंख बनना है कि यदि खुल गई तो सर्वनाश हो जाएगा। और मातृ शक्ति धारी देवी अपने काली रूप में आ गई तो उसने भगवान शंकर को भी अपने चरणों में, भगवान शंकर भी उनके चरणों में आए थे। तो हमारी मातृ शक्ति को वही रूप अपना दिखाना पड़ेगा। आज अंकिता बेटी है, कल दूसरी बेटी, परसों तीसरी बेटी, हमेशा घटनाएं हो रही है। इनको कोई मतलब नहीं है। मातृ सशक्तिकरण का नारा देने वाले मातृ शक्ति को असहाय बना दिया, अपंग बना दिया, मातृ शक्ति को अबला समझ दिया। लेकिन फिर से मुझे लगता है मातृ शक्ति ही आगे आएगी। इस प्रदेश मातृ शक्ति अपनी अस्मिता को गंवा के अपने सीने में गोली खा के ले सकती है। इस प्रदेश की, इस देवभूमि की अस्मिता को बचाने के लिए फिर से हमारी मातृ शक्ति अपने सीनों पे चाहे गोली खाए चाहे कुछ है, उसी आंदोलन का हिस्सा हम लोगों को बनना चाहिए। जब हमारी एकता दिखेगी, हमारा पूरा स्वरूप दिखेगा कि देवभूमि के लोग हैं। हमारा शोषण करने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन उसके लिए हम खुद सभी लोग जिम्मेदार हैं। हमने अपने पे भरोसा नहीं किया। घर का जोगी जोगड़ा और दूर गांव का सिद्ध जिसको तुमने देखा तक नहीं है, उसके नाम पे यहाँ उत्तराखंड में सत्ता चल रही है। आप देखिए, जिसकी अपनी बेटी होती शायद उसको दर्द होता है। ऊपर देश से लेकर जो बैठे हैं देश के मुखिया, उनका अपना कुछ है? आपको याद है कुछ है उनका? उनको क्यों दर्द होगा? हमारा कोई मतलब नहीं। हम उनको बेरोजगारी से, कोई बेटियों की सुरक्षा से उनको कोई मतलब नहीं। मेरी दीदी मेरी भूली बोल के राज चल रहा है देश में। यदि मैं गुजरात की भाषा में गुजराती बोलती हूँ, मैं वहाँ की नेता नहीं बन जाती। वहाँ की क्षेत्रीय जनता, क्षेत्रीय समस्याओं की जनता, वहाँ का क्षेत्रीय आदमी को पता होगा, वहाँ की नेता नहीं बनती। मैं गुजरात में बोल दूंगी, यदि मैं किसी और भाषा में तमिल की बोल दूंगी, मैं वहाँ की नहीं बन जाती नेता। इसलिए अपनी क्षमता को पहचानो, अपने विचारों को, अपनी बुद्धि विवेक से काम करो। अपने सभी लोग एकत्रित हो। राष्ट्रीय दलों ने हमेशा हमारा खून चूसा है। हमेशा हमारे युवा जो 25 साल के हमारे भाई लोग 25 साल इस राज्य को बने होंगे, वो 25 साल की उनकी अब नौकरी की तो उम्र ही चली गई सबकी। किसने बनाया था हमने ये राज्य? ऐसी घटनाएं होने के लिए कि हमारे एक गरीब घर की बेटी यदि बाहर जाती है, उसके लिए तुम उसके जो उसने अपराध हुआ, उसके बलात्कारियों को बचाने के लिए आप बड़ी बड़ी साजिशें कर रहे हो। अरे कितनी, यदि हो सकता है कल इनकी बेटी के साथ हो जाए, आज एक को फांसी हो जाएगी तो शायद हम अपनी बात कर रहे हैं। यदि इस बेटी के हत्यारे को फांसी हो जाए बिल्कुल चौराहे पे, मेरा बेटा भी डरेगा कि कहीं मैं किसी की बेटी को शोषण करता हूँ तो मेरी मम्मी ने जब दूसरे गिरा हो तो हो सकता है मैं भी फांसी पे लटक जाऊं। इसलिए हमें खुद इसके लिए पहल करनी पड़ेगी। एक यदि इसके बलात्कारी को न्याय मिलेगा, इसको अंकिता भंडारी को न्याय मिलेगा, उसके बलात्कारी को यदि फांसी मिल गई तो हमारे भी जितने बच्चे हैं वो भी सही रास्ते पे चलेंगे। उनको भी वही खौफ रहेगा कि हमें भी ऐसा ना हो जाए, तो समाज में खुद सुधार हो जाएगा। लेकिन यदि उनको पता रहेगा कि उन्होंने बलात्कार किया, उन्होंने शोषण किया, वो बच गए तो कल हम भी बच जाएंगे, हमारी मम्मी भी, पॉलिटिकल पार्टी हम भी बच जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। न्याय कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, चाहे वो नेता कोई भी हो, बड़े उसके बहुत बड़े हौसले भी हो, उनके हौसलों के, उनके पंखों को काटना बहुत जरूरी है। इसलिए सभी लोग एकजुटता का बनाए रखने के लिए हम मांग करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से एक जांच होनी चाहिए। अब इतनी एक महिला ने पूरा उजागर कर चुकी है, उनकी ही पार्टी की महिला है, और हम उस महिला को बोलते हैं कि लास्ट दम तक ये आप बराबर बनी रहे इस बेटी को न्याय दिलाने के लिए, क्योंकि आपके पास सारे साक्ष्य थे। आपका मोबाइल बिल्कुल जांच के दायरे में चला भी गया, लेकिन पुलकित आर्य का मोबाइल आज तक, भाई साहब ने अभी बता ही दिया था, आज तक नहीं मिला। रेणु बिष्ट को तुरंत हम एक हफ्ते पहले लक्ष्मण झूला थाने में हमने रेणु बिष्ट के खिलाफ तहरीर दी है कि 10 दिन का टाइम दे रखा है। यदि रेणु बिष्ट के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होता तो हम
देहरादून में इसका बहुत बड़ा घेराव करेंगे, एसपी सिटी को हम घेराव करेंगे, और जब तक इसको रेणु बिष्ट को गिरफ्तार नहीं किया गया तब तक कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो सबसे बड़ी उस घटना की सबसे बड़ी अपराधी है जिसने साक्ष्य को मिटाया। साक्ष्य मिटाने वाला तो सबसे बड़ा अपराधी है, उसको क्या जल्दी थी। पर मुझे अभी भी शक है, मैं अपने पर्सनल वकील की, हो सकता है कि उसका अपने ही घर का भी मेंबर उसमें शामिल हो, ये तो उसको इतनी जल्दी नहीं होनी चाहिए थी। नियम था सबके लिए था, कल उसकी बेटी बहू के साथ हो जाएगा, क्या होगा। तो आप सभी से निवेदन है कि बराबर इसमें बने रहे, जब तक इस बेटी को न्याय नहीं मिलता तब तक सारी जनता, हर चाहे को देहरादून हो, उत्तराखंड के 13 जिलों में जहां जहां लोग, बिल्कुल बराबर इसमें हर जगह आंदोलन होने चाहिए, धरने प्रदर्शन होने चाहिए, जब तक इस बेटी को न्याय न मिलता। और नहीं तो सरकार को लगेगा 2 दिन छोड़ के, वो हमें इतने ही लाइक समझते हैं कि इनका 2 दिन धरना होगा फिर ये चुप हो जाएंगे। कहीं ना कहीं एक रूप में अंकिता भंडारी ने देवी के 9 रूपों में एक रूप में जरूर इस धरती पे फिर से आ गई है। और मैं आप सभी जनता का पुनः धन्यवाद करती हूँ। ऐसे ही सभी लोग सहयोग जहाँ जहाँ हो रहे, सभी लोगों का सहयोग मिलना चाहिए। उन्होंने मेरी बड़े परिप्रेक्ष्य में बात की, पॉलिटिकल परिप्रेक्ष्य में बात की। मैं कुछ अहम मुद्दे हैं जो हम महिलाएं हैं उत्तराखंड की, हमको उनके बारे में सोचना चाहिए। पहली चीज़ ये है कि उत्तराखंड में हर साल लगभग 4000 लड़कियां और महिलाएं गायब हो जाती हैं। कहाँ जाती हैं, उनका क्या होता है, ये हमें सोचने की जरूरत है। ऐसा मुनासिब है कि हमने अपने घरों के आसपास ऐसी कोई कहानी सुनी हो कि एक लड़की थी, उसको कोई लड़का बहला फुसला के ले गया, फिर माँ बाप ने बोला कि तू घर नहीं आ सकती, और फिर वो लड़की गायब हो गई, है ना। या दूसरा मुद्दा ये है कि उत्तराखंड में जो बच्चियां हैं, जो लड़कियां हैं, लड़कों की तुलना में पढ़ाई में ज्यादा अच्छी हैं, ये हमारे आंकड़े बताते हैं, है ना। लेकिन उन लड़कियों की जो आकांक्षाएं हैं जिंदगी में, जो वो करना चाहती हैं, क्या वो करने के लिए उत्तराखंड में उनके लिए कोई मौका है। मैं बच्चियों के साथ काम करती हूँ शहरों में, गांव में, और मुझे यही नजर आता है कि माँ बाप हमेशा लड़कियों की शादी करना चाहते हैं। अगर लड़की काम करना चाहती है तो उसको बोला जाता है कि भाई घर से दूर नहीं जाना है, यहीं पे कोई काम हो तो कर लो। ये बात सही है या नहीं है। पढ़ी लिखी लड़की या बहू या आप खुद, क्या आप आपके ऊपर जरूरत से ज्यादा जिम्मेदारी कर गए हैं। लड़के भी चले गए हैं, घर और खेती कौन संभाल रहा है, पशु कौन संभाल रहा है, आप ही संभाल रहे हैं ना। क्या जायज है इतने काम का बोझ। क्या हमें उम्मीद कर सकते हैं कि जो हमारी लड़की, जिसको हम BA, MA, B.Ed करा रहे हैं, वो यही काम करेगी अपनी पूरी जिंदगी। क्या वो करना चाहेगी, है ना। हमें लगता है कहीं ना कहीं कि ये तो अंकिता की लड़ाई है, अभी नहीं तो कल खत्म हो जाएगी या परसों खत्म हो जाएगी। लेकिन ये लड़ाई तब तक खत्म नहीं होगी जब तक लड़कियों के लिए रास्ते नहीं खुलेंगे। लड़कियों के सपने पूरे करने के रास्ते खोलना सरकार का काम है, और हम एक ऐसी सरकार को बार बार वोट दे रहे हैं जो सरकार औरतों के हाथ में ढोल मंजीरे दे रही है कि बैठ के कीर्तन करो, है ना। आप कीर्तन करना चाहते हैं, अपनी बच्चियों से यही कराना चाहते हैं। बिल्कुल नहीं ना। पढ़ाया लिखाया है तो आगे बढ़ना भी तो होगा उनको। तो ये सवाल बहुत बुनियादी सवाल है, और हमें अपने हर घर में अपनी बच्चियों के साथ बात करनी चाहिए इन मुद्दों पे। तीसरी चीज मैं कहूंगी कि सुरक्षा का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारे बच्ची को अगर हम घर से बाहर भेज भी रहे हैं तो हम ये नहीं जानते कि वो सुरक्षित रहेगी या नहीं रहेगी, है ना। डर लगता है। क्यों हम लड़की को बोलते हैं कि अंधेरा होने के बाद घर से मत निकलो। क्यों हम उसे बोलते हैं कि अगर गांव से देहरादून जाना है तो अकेली नहीं जाएगी, या तो भाई के साथ जाएगी, या पिताजी के साथ जाएगी, या किसी और के साथ जाएगी, है ना। ये सारी चीज, खेत में रेप हो जाता है तो सुरक्षा किसकी जिम्मेदारी है। सुरक्षा भी सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार से सवाल पूछना
उन्हें शुरू करना पड़ेगा। इलेक्शन आने वाले हैं, इन सब मुद्दों के बारे में सोचकर वोट दीजिए। जिस भी सरकार को आप लेके आएंगे, उस सरकार को लड़कियों की और महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम करना ही होगा। उनके रोजगार के अवसर तलाशने ही होंगे। इनकलाब जिंदाबाद। तो समस्त देवतुल्य जनता को मेरा सादर प्रणाम है। मैं किरण केंद्रा श्रीनगर डांग से एलवीसीसी पीड़ित आज मैं यहाँ पर आप लोगों के सम्मुख अपनी बहन सरस्वती देवी के द्वारा दिया गया परिपत्र पढ़ने जा रही हूँ, जो इस प्रकार से है। बेटी अंकिता को न्याय दिलाने के लिए सभा में उपस्थित सभी सम्मानित भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। क्षमा चाहती हूँ कि मैं आज यहाँ पर किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो सकी हूँ, मगर हम अपनी बेटी अंकिता को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। लगातार आंदोलनों में सड़क से लेकर सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बेटी अंकिता को न्याय की मांग के लिए आवाज उठाते आ रहे हैं। जब तक आवाज उठाते रहेंगे, जब तक हमारी बेटी को न्याय नहीं मिल जाता है और दोषी वीआईपी को सजाए मौत नहीं मिल जाती है, नारी क्रांति मानव चेतना नागरिक संगठन के अध्यक्ष हेतु यूकेडी गढ़वाल मंडल महिला प्रभारी सरस्वती देवी अपनी बेटी अंकिता को न्याय दिलाने में अपना पूर्ण समर्थन देती है और साथ ही अपने सरकार से न केवल बेटी अंकिता के लिए न्याय की मांग करती है, बल्कि जीवित मां बहन बेटियों के लिए पूर्ण न्याय सुरक्षा की मांग भी करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आ सकते मैं भी थोड़ा सा अंकिता भंडारी आज पूरे देश की बेटी है, बहन है और एक देवी के रूप में वो प्रकट हुई है सभी के लिए, जहाँ पे हमारी बेटियों को भी शायद अब सुरक्षा मिले। कहीं ना कहीं अपराधियों के दिमाग में, दिल में थोड़ा डर भी रहेगा। और मैं एक चीज ये भी बोलना चाहूंगी कि हम सबको अपने बेटियों को ही संस्कार देने की जरूरत नहीं है, अपनी बेटियों को घर पे बंद करने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने बेटों को सही संस्कार देने की जरूरत है। जब हमारे बेटियों की दिमाग में ये चीजें आएंगी कि जैसे हमारी अपनी बहन है वैसे दूसरे की बहन भी है, ये बात अगर उनके दिमाग में डाल दी जाए तो कहीं भी हमारे बच्चे या हमारे बेटे ऐसे काम करने से थोड़ा ना थोड़ा उनके दिमाग में है कि मेरी माँ ने, मेरे पिताजी ने मुझे क्या शिक्षा दी है। अपने संस्कार पहले हमें खुद से, पेरेंट्स जो होते हैं पहले अपने संस्कार खुद से सुधारें। हम क्या करते हैं, अगर हम फोन चला रहे हैं, मैं खुद भी जब मैं देखती हूँ कि मैं फोन चलाती हूँ, मेरे दोनों बच्चे फोन चलाने बैठ जाते हैं। अगर मैं बुक पढ़ती हूँ तो मेरे बच्चे भी बुक पढ़ने लगते हैं। अगर मैं कहीं पे सत्संग सुनती हूँ तो मेरे बच्चे भी ध्यान देते हैं कि हाँ मम्मा ये ऐसे होता है, ऐसे। तो यही चीजें होती है कि हम लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों को, खासकर ये सच बात है, हमारा समाज आज तक बेटियों पे ही पाबंद लगाते हैं। हमने भी बेटियों में अपनी माँ को भी देखा है, लेकिन बेटों को कोई पाबंद नहीं लगाते हैं। रात के 12-1 बजे तक बेटे घर आते हैं, कोई 1000 फोन करती है, कहाँ है, किसके साथ है, कहाँ गई, क्या गई, और बेटों के लिए तो आ जाती है। अगर हम अपने बेटों को भी वो ही संस्कार दे जो बेटियों को हम रोक टोक करते हैं, तो हमारे बच्चों के साथ भी ऐसे दुष्कर्म कभी नहीं होने वाले हैं। आप सभी को, जितने भी यहाँ पे आज लड़के भी आ रखे हैं, लड़कियां भी हैं, तो आप देख सकते हैं कि अगर किसी की अंकिता भंडारी की जगह इनकी बेटी, किसी की भी बेटी होती तो क्या स्थिति होती। जब अंकिता भंडारी की माँ को मैं रोके हुए देखती हूँ, मेरी भी बेटी है, कई बार मैं अपने बेटी को सीने पे लगाती हूँ और सोचती हूँ कि उनकी बेटी के साथ जब ऐसा हुआ है तो वो कैसे जी पा रही होंगी। ऐसा लगता है मेरी जान चली जाए पर मेरी बेटी पे एक खरोच तक भी ना आए। तो उस माँ ने तो आज इतनी पीड़ा को सह लिया, तब भी न्याय नहीं मिल रहा। और उनके लिए तो मेरी तरफ से हैट्स ऑफ बनता है जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया और अब तक जीवित रखा है। आज हम एलवीसीसी महिलाएं भी अंकिता भंडारी हत्याकांड का समर्थन करते हैं और उनको पूरा न्याय दिलाने उनका समर्थन करेंगे, कोई चाहे साथ आए ना आए। आज लोग ये बोलते हैं कि हमारी तो बेटी नहीं है, सबकी बेटी है, कल हमारी बेटी का भी नंबर आ सकता है, किसी और की बेटी का भी नंबर आ सकता है। तो आप सभी अपने बेटों को भी सुरक्षित रखें, अपने बेटों को भी सुरक्षित रखें, संभाल के रखें। आप सभी का धन्यवाद।